हेलो, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी के चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइकोलॉजी और मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर 2018 से लिए गए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 2016 के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन डटन, रोजर बेंकन, नेपोलियन और हॉगवेन। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, ये जो परिभाषा दी है हमारे पास रोजर बेंकन की है। इसे याद करने के लिए हम एक तरीके से निमोनिक बना सकते हैं। कुंजी की यदि हम बात करते हैं और यहाँ से बैंक की यदि हम बात करते हैं, तो भाई बैंक जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुंजी या की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम इसे रिलेट करते हुए याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास रोजर बेंकन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? देखिए, आगमन विधि की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए जो जनक माने जाते हैं अरस्तु हैं। और सोपान की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन उदाहरण, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण, निरीक्षण, उदाहरण, नियमीकरण, उदाहरण, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण, उदाहरण, उदाहरण, नियमीकरण, उदाहरण, नियमीकरण। देखिए, ऑप्शंस का यदि हम अवलोकन कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि उदाहरण जो है हर ऑप्शन में रिपीटेड है 2 बार। और आगमन विधि की यदि हम बात करते हैं तो आगमन विधि की जो शुरुआत होती है उदाहरण से होती है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। तो उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण, और इसकी जगह यदि हमारे पास होता परीक्षण एवं सत्यापन, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास सी हो जाता। लेकिन ये जो सवाल है हमारे पास पेपर में प्रीवियस ईयर 2016 में, उसमें मिस प्रिंटेड है, इसलिए यहाँ पर जो है आरपीएससी के द्वारा स्टार दिया हुआ है। और यहाँ पर यदि परीक्षण होता लास्ट में तो राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, विद्यार्थी समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेगा, यह विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है। ऑप्शन ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। देखिए, यदि हम बात करें शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की, तो यहाँ पर जो है बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक की यदि हम बात करते हैं तो उसमें 6 भेद बताए गए हैं, जिसमें ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। ज्ञान की यदि हम बात करें तो ज्ञान के अंतर्गत तथ्य, नियम, सिद्धांत या पहचानना, एक तरीके से परिभाषा देना, ये सभी आ जाते हैं। अवबोध की यदि हम बात करते हैं तो संबंध स्थापित करना, तुलना करना, अंतर करना, उदाहरण दे सकना, तो ये अवबोध में आते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पर उदाहरण दे सकेगा तो ये अवबोध के अंतर्गत आएगा। अनुप्रयोग की यदि हम बात करते हैं, अनुप्रयोग में हम जो सीखा गया ज्ञान है उसको नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर पाते हैं, तो यह अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विश्लेषण की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी समस्या को यदि हम खंडों में या टुकड़ों में विभाजित करते हुए उसे हल करने की बात करते हैं तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारे पास अवबोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है? ऑप्शन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और परामर्श मनोविज्ञान। देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो है उसकी बात करते हैं। निदानात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो हम समस्या के कारणों का यदि हम पता करते हैं या पता लगाते हैं तो वो निदानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और समस्या के कारणों का पता लगने पर उसका उपचार करना, ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है। और जो इकाई उपागम है वो भी पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है। देखिए, इकाई उपागम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर 2018 में भी क्वेश्चन था, और वहाँ पर इकाई उपागम के प्रवर्तक
का क्वेश्चन था, इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन थे? तो इकाई उपागम के प्रवर्तक जो माने जाते हैं एच सी मॉरिसन माने जाते हैं। इकाई उपागम की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी विषय को यदि हम लेते हैं तो उसमें जो सेम टॉपिक होते हैं उनकी हम एक इकाई बना लेते हैं और उसके बाद में अध्ययन करवाते हैं। यानी कि जो सेम टॉपिक है उनको इकाइयों में विभाजित करते हुए अध्ययन करवाने की बात करते हैं, तो ये इकाई उपागम के अंतर्गत आता है। और ये जो सूत्र फॉलो करता है एक तरीके से पूर्ण से अंश की ओर की बात करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है, तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित हो जाएगा, क्योंकि गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है ये भी पूर्ण से अंश पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रायोजना विधि के अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए जा रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से इन सोपानों का तार्किक क्रम ढूंढे। ये भी जो क्वेश्चन है हमारे पास 2018 में रिपीट है यूं का यूं। तो सोपान यदि हम देखते हैं तो प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य निर्धारण, प्रोजेक्ट की योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, योजना अनुसार कार्य करना, सारे कार्य का लेखा जोखा रखना। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्रायोजना विधि की, तो प्रायोजना विधि का जो विचार दिया था जॉन डीवी ने दिया था, और इसके जो शिष्य हैं विलियम किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रायोजना विधि के सोपान की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को परिस्थिति देते हैं, तो यहाँ पर परिस्थिति उत्पन्न करना एक नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद में प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं, प्रोजेक्ट के चुनाव के बाद में प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं और इसके बाद में योजना के अनुसार कार्य करते हैं। योजना के अनुसार कार्य के बाद में मूल्यांकन हो जाएगा प्रोजेक्ट का, तो ये 5 नंबर पे होगा। और सारे कार्य का लेखा जोखा करना ये अंतिम लास्ट में करते हैं, तो ये 6 नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम इनका क्रम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन 3 होगा, इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन 2 होगा, 2 का मतलब 1 होगा, इसके बाद में हमारे पास 2, 2 के बाद में 5 और 5 के बाद में हो जाएगा 3, 1, 2 और 5, इसके बाद में 4 और फिर 6, तो 31, 25 और 46। इस प्रकार से यदि हम ऑप्शन देखें तो 31, 25, 46 राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन क्रियात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और उद्देश्यात्मक मूल्यांकन। देखिए यहाँ पे रिपीटेड है 2 बार। तो क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है, देखिए मूल्यांकन जो है हमारे पास 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले योगात्मक मूल्यांकन की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर जो मूल्यांकन किया जाता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो हमारे जो वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बाद में होती हैं, तो वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान ही जो मूल्यांकन किया जाता है वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जिस समय हम अध्ययन करवा रहे हैं उसी समय स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ना, ये रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो रचनात्मक और क्रियात्मक मूल्यांकन यहाँ पर जो है ऑप्शन ए और बी लगभग समान अर्थ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो यहाँ आंसर की में जो स्टार दिया गया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन का लगभग अर्थ समान है। वैसे इसका यदि हम आंसर देखें तो रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाएगा वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जब विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल इत्यादि के अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित के संप्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उस समय प्रत्येक विषय का गणित के साथ स्थापित होने वाला यह सहसंबंध कहलाता है। ऑप्शन पारस्परिक सहसंबंध, गुणांक या बहुपक्षीय सहसंबंध, एकिक सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध। देखिए विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ में, दर्शन शास्त्र के साथ में है और भूगोल के साथ में है।
तो एक तरीके से ये बहुपक्षीय या गुणांक से संबंध हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? देखिए फिर से एक परिभाषा हमारे पास, और उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती, तो ये जो कथन है हमारे पास कॉम्टे का है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गणित शिक्षण के दौरान आसुचरित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शाता है? आसुचरित उपकरण की यदि हम बात करें तो आसुचरित उपकरण, आसु का मतलब होता है तुरंत ही या शीघ्र ही, जिसे हम तैयार कर सकते हैं। तो आसुचरित उपकरण के अंतर्गत वो उपकरण आ जाएंगे जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे घर या आसपास से, तो वो आसुचरित उपकरण के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन यदि हम देखें तो हमारे पास दिए गए नाप के त्रिभुज का निर्माण ज्यामिति बॉक्स की सहायता से करना, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए चूड़ियाँ, धागा, मीटर स्केल का उपयोग करना, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चौक बॉक्स, मीटर, धागा स्केल का प्रयोग करना, गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए गेंद, कॉफी बोतल, पानी का उपयोग करना। तो देखिए यदि हम बात करें ऑप्शन ए की ज्यामिति बॉक्स के लिए हमें कहीं ना कहीं बाजार या दुकान पर निर्भर रहना होगा और वहीं से हम इसे ला सकते हैं, जबकि चूड़ियाँ, धागा, मीटर इसके लिए हम आसानी से घर या आसपास से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चौक बॉक्स भी प्राप्त कर सकते हैं, गेंद, कॉफ़ी बोतल ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, बल्कि ज्यामिति बॉक्स के लिए हमें बाजार जाना होगा या दुकान पर और वहां से हमें लाना होगा। तो यह आसुचरित उपकरण के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारे पास राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? देखिए फिर से ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, 2018 का है और यूं का यूं है। यहाँ पर जो हमसे पूछा है अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 सिद्धांत आते हैं। लघु पद का सिद्धांत बिल्कुल होता है, स्वगति का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, एक होता है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, एक होता है स्व मूल्यांकन का सिद्धांत, और ये जो है अमूर्तता का सिद्धांत हमारे पास होता नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास अमूर्तता का सिद्धांत नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको आया वीडियो में मज़ा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।